नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। देखिए, आज भारतीय शेयर बाजार में गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है, लेकिन अगला हफ्ता कैसा रहेगा इसी बात को आज हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मार्केट को ड्राइव करेंगे, इसी बात को जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अनिल राय सर, फाउंडर मैक्स वेल्थ स्टॉक्स से। अनिल सर, आपका बहुत स्वागत है मनी 9 पर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले आपसे ओपनिंग रिमार्क लेना चाहेंगे। जिस तरह से आज बाजार में जो गिरावट आई है, कहा जा रहा है कि पीएसयू स्टॉक्स को देख लीजिए और तमाम फार्मा के सेक्टर्स को देख लीजिए, वहाँ तगड़ी जो है बिकवाली देखने को मिल रही है। आज सुबह में भी मैं जो मार्केट रिलेटेड जो है शोज़ कर रहा था, वहाँ पर भी हम लोगों ने देखा कि जिस तरह से 24,800 के आसपास जो वहाँ से लुढ़कता हुआ दिख रहा है बाजार, तो लगातार जो है उस लेवल को सस्टेन नहीं कर पा रहा है। आपसे समझना चाहेंगे सर, चार्ट्स पर कैसा दिख रहा है, और पहले निफ्टी का बताइए, उसके बाद बैंक निफ्टी। 25,800 मैं करेक्ट करना चाहूंगा। 25,800 ज्यादा, आपने 24,800 जी बोला था। जी जी जी। 25,800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था जो हम लोग वॉच कर रहे थे कि ये टूटना नहीं चाहिए, लेकिन आज वो टूट गया। तो वो टूटने के बाद जो है अब हम थोड़ा सा जो है अभी बेरिश वाला ही स्टैंस रहेगा कि नेक्स्ट वीक जो है मंडे को मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी और सेलिंग होगी। लगभग हम 25,500 तक जा सकते हैं। ओके, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट हाँ बैंक निफ्टी सर? हाँ, बैंक निफ्टी में भी देखिए, बैंक निफ्टी में जो हमारी सिनेरियो है वो भी वैसी ही है कि बैंक निफ्टी में जो लेवल्स है मैं आपको बता देता हूँ। अ, यहाँ पर ये देखिए, बैंक निफ्टी 57,650 के आसपास है सर। 58,577 का हाई उसने टच किया और वहां से फिर ये जो है नीचे आया हुआ है। और ये लगभग जा सकता है करीब 57,200 के आसपास, हम इसको मान के चल रहे हैं। 57,200 जो है उसको डिफेंड करना चाहिए, वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन के निकलना चाहिए। जी जी। अब सर, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक में सबसे ज़्यादा जो है वो गिरावट देखने को मिल रहा है। तो क्या सर बैंक निफ्टी का जो स्टॉक्स है, जो बैंकिंग स्टॉक्स है, वहाँ क्यों गिरावट आ रही है सर? इसके पीछे की कहानी हम आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, ये जो है इसको अभी मैं वैसे नहीं समझना चाहूंगा। देखिए, ये एक मैं मान के चलूंगा कि टेक्निकल पुल बैक है। मैं नहीं कहूंगा कि कोई बहुत बड़ी गिरावट है। मार्केट बढ़ा भी था, अगर आप देखें तो इसने बैंक निफ्टी ने तो अपना नया ऑल टाइम हाई 58,577 का बना ही दिया था। और अगर देखें तो लगातार, अगर पिछले 1 अक्टूबर से देखिए तो एक तरफा रैली बैंक निफ्टी में आपको दिखेगी। ठीक है। तो जी ये करीब 54,600 के लेवल से जो उसने बढ़ना शुरू किया तो 58,577 का लेवल है। और ये हम मान भी रहे थे कि ये एरिया लगभग एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। निफ्टी लगभग अपने ऑल टाइम हाई के पास पहुंची गई थी। 26,277 का ऑल टाइम हाई है, 26,100 निफ्टी ने टच कर दिया था। जी तो इस लेवल के आसपास जो है थोड़ी सी सेलिंग, क्योंकि वो देखिए, अगर ऑप्शन के तरीके से देखें तो वहां पर जो है ओआई डेटा जो है वो बहुत हैवी वहां पे खड़ा हुआ था। और 26,000 जो है वो एक एरिया था जिसको कॉल सेलर्स डिफेंड करना चाहते थे स्ट्रांगली। तो वहां पे सेलिंग जो है वो जबरदस्त तरीके से आई है वहां पे। और चूंकि देखिए, चूंकि बैंकों का बड़ा हैवी वेटेज होता है तो बैंक सबसे पहले इफेक्ट होते हैं। बढ़ना भी होता है तो वही लीड करते हैं, अगर गिरना भी होता है तो वही लीड करते हैं। तो आज बैंक और एफएमसीजी में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। ओके ओके। अब सर, चूंकि अब आपसे समझना चाहेंगे कि ये तो इस सप्ताह का हाल हुआ, लेकिन अगले जी हफ्ते कैसा रहेगा बाजार, किन किन फैक्टर्स के दम पर जो है चलता हुआ दिखेगा बाजार, इस पर अब जो है आपका फोकस रहना चाहिए सर। आप बताइए कहाँ। जी। जी देखिए, मैं सेक्टर वाइज बता दूं। देखिए, आने वाले हफ्ते में जिस सेक्टर पर हम नजर रखे हुए हैं और जिसमें हमें मोमेंटम दिखाई दे रहा है, देखिए दो सेक्टर में हमेशा दर्शकों के साथ शेयर करना चाहूंगा। एक तो आप मेटल पे नजर रखें, उसमें अगले हफ्ते, इस हफ्ते भी मुझे मोमेंटम दिख रहा है और अगले हफ्ते भी अच्छा मूव उसमें दिखाई दे सकता है। ओके। दूसरा सेक्टर है डिफेंस का। डिफेंस में देखिए, पिछले समय से ही कुछ एक ट्रैक्शन बना हुआ है और कल तो 4 बजे के आसपास वो न्यूज भी आ गई कि 79,000 करोड़ का जो है एक ऑर्डर जो है मिनिस्टर ऑफ डिफेंस से जी आया हुआ है। तो उसमें वो एक बहुत बड़ा बूस्ट का काम करेगा। और डिफेंस सेक्टर काफी एक लंबे समय के लिए चलने वाला सेक्टर है। ये ऐसा नहीं कि 1-2 साल के लिए चलेगा, क्योंकि अभी हम फ्रैंकली बताएं तो अभी तो हम आत्मनिर्भर हो रहे थे। अब आने वाले समय में हम एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। ऑलरेडी हम एक्सपोर्ट कर ही रहे हैं कई देशों को, लेकिन ये हमारा एक्सपोर्ट जो है डिफेंस का और बढ़ जाएगा। ओके। और स्पेशली जो आप जैसे चार्ट दिखा रहे हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, तो अभी जो नई जो वॉरफेयर टेक्नोलॉजी है ना, वो सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड टेक्नोलॉजी है। तो जितना ज्यादा आप टेक्नोलॉजिकली स्ट्रांग होंगे, अब वॉरफेयर वो पुराने जमाने जैसा नहीं रहेगा, टैंक वैंक बाद में आएंगे। सबसे पहले ड्रोन और जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है वो ज्यादा यूज होंगे। तो ऐसी कंपनियों पर नजर रखें जहां पे कि जो है ये ज्यादा स्ट्रांग तरीके से इनमें काम कर रहे हैं, जो जो ये प्रोडक्ट बना रहे हैं।
ओके ओके ओके। तो आपने सेक्टर स्पेसिफिक बात कही कि जो डिफेंस को जो है आप अपने रडार पर रख सकते हैं, जिस तरह से जो खबरें भी आ रही हैं सर वो इन सेक्टर्स को सपोर्ट करते हुए दिखते हुए जी नजर आएंगे। लेकिन सर एक और फैक्टर है जो है डीआईआईज और एफआईआईज की जो है बाइंग सेलिंग वाला जो आंकड़ा होता है, उसको भी आसान भाषा में हम आपसे समझना चाहेंगे। देखिए 23 अक्टूबर की बात की जाए सर, तो विदेशी निवेशक यानी जो एफआईआईज ने कैश मार्केट में 1160 करोड़ रुपए के जो शेयर्स थे उसको भेजे थे, वही डीआईआईज ने 3893 करोड़ के आसपास की जो है नेट खरीदारी की थी। सर अगर जी अक्टूबर महीने में देखा जाए तो विदेशी निवेशकों ने अब तक करीबन 865 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे हैं, वही जो डीआईआईज हैं उन्होंने 33,816 करोड़ की नेट खरीदारी की है। एक महीने अगर पहले का भी अगर आप डेटा देखें, अगर सितंबर महीने की मैं बात कर रहा हूं सर, तो वहां विदेशी निवेशकों ने 35,301 करोड़ के जो शेयर्स थे उसको बेचा, वही डीआईआईज ने 65,300 करोड़ रुपए की जो है नेट खरीदारी की है। आपसे समझना चाहेंगे सर, ये तो आंकड़ों की बात हुई, इन आंकड़ों से क्या इंटरप्रेट किया जाए, जो भी हमारे व्यूवर्स हैं जिनको ट्रेड करना हो, हाँ, इन्वेस्ट करना हो आंकड़ों उन। आंकड़ों से देखिए, आंकड़ों से इंटरप्रिटेशन हम यही निकालना चाहेंगे। अगर देखें आप जी पिछले 3 महीने में, देखिए जुलाई अगस्त सितंबर, ये पिछले 3 महीने में एफआईज ने जबरदस्त सेलिंग की। जी मतलब मैं डेटा बताऊं आपको तो 47,600 करोड़ जुलाई में, फिर अगस्त में करीब 46,900 करोड़ के आसपास, 35,300 करोड़ जो है सितंबर में डेटा रहा उनकी सेलिंग का। जी उसके अगेंस्ट अगर बाइंग देखें तो डीआईआईज ने बड़ी अच्छी बाइंग की, 60,000, 94,000, 65,000। तो ये एक बड़ी अच्छी बाइंग का सपोर्ट रहा, जिसने मार्केट को कहीं ना कहीं गिरने नहीं दिया। लेकिन अगर अब देखें, अक्टूबर महीना लगभग खत्म होने को आ गया, 24 अक्टूबर है, जी नेट जो सेलिंग है वो केवल 865 करोड़ की है आज तक का। ठीक है। तो और उसके अगेंस्ट में जो डीआईआईज की बाइंग है वो 33,000 की है। तो जो मुझे लग रहा है कि एक तरीके से डीआईआईज की सेलिंग अब काफी हद तक कम हो गई है, नेट सेलिंग उनकी बहुत गिर गई है पिछले महीने के एवरेज के मुकाबले। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मार्केट ये अंदेशा लगा रहा है कि यूएस और इंडिया की जो ट्रेड डील है वो जी राउंड द कॉर्नर कहीं होने वाली है। क्योंकि अगर आप देखें तो उसके लिए जो टैरिफ सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, जिसमें आईटी वगैरह हो गया, उनमें ऑलरेडी एक मूव आना शुरू हो चुका है। ठीक है। जी। और और मुझे क्या ऐसा लग फैक्टर्स रहा है देख रहे हैं अनिल सर, जो यू टर्न देखने को मिल रहा है इसके पीछे? एक तो जी, आपने बताया कि इंडिया यूएस के बीच में जो है जो ट्रेड निगोशिएशंस है वो होती हुई दिखेंगी, और क्या जी। फैक्टर है सर जिस वजह से जो हैवी सेलिंग जो दिखने जा दूसरे रही थी? फैक्टर्स जो है, दूसरे एक फैक्टर्स बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो देखिए, जो आने वाला क्वार्टर है, ये नेक्स्ट क्वार्टर जो कमिंग क्वार्टर है, इस जी क्वार्टर के रिजल्ट जो है पहले क्वार्टर से बेटर आएंगे। और ये जो ईयर एंड वाली जो टाइमिंग होती है ना, उसमें कंपनियों की सेल जो है वो काफी अच्छी रहती है। अगर आप ऑटो सेक्टर की भी सेल देखें तो उसमें काफी अच्छी उनकी सेल होती है। कंजम्पशन थीम भी काफी बढ़िया रहता है। प्लस अब हम धीरे धीरे ईयर एंड की तरफ जब पहुंचते हैं तो क्या होता है कि टारगेट मीट करने का एक प्रेशर आ जाता है कि ईयरली एनुअल टारगेट जो हम मीट करें, तो उसमें जो सेल्स हैं वो जनरली बढ़ जाती हैं। तो आने वाले जो 2 क्वार्टर है, दिसंबर क्वार्टर और मार्च क्वार्टर, इन दोनों के रिजल्ट जो है पिछले हाफ से बेटर आएंगे। तो ये जो सेकेंड हाफ का रिजल्ट है वो डेफिनेटली मार्केट प्रीएम्प्ट कर रहा है कि पहले हाफ से बेटर होगा, और उसको ही कहीं ना कहीं प्राइस इन करने की कोशिश मार्केट में की जा रही है। जी। सर लेकिन एक चिंता की बात यह है, जो इंडिया विक्स जिसको हम लोग बाजार की जो अस्थिरता कहिए या निवेशकों का जी जो सेंटिमेंट है वो दर्शाने वाला जो फैक्टर होता है, इंडिकेटर जी होता है इंडिया विक्स, वो सर लगभग आज 1% बढ़कर जो है 11.84 के आसपास आता हुआ दिख रहा है। तो क्या सर अनसर्टेनिटीज़ का जो डर है वो और दिख सकता है या क्या है ये मैम? नहीं नहीं, एकदम भी नहीं विशाल जी, ऐसा एकदम भी नहीं है। अगर आप देखें, अगर आप चार्ट देखें तो अभी भी जो है जो 200 डे मूविंग एवरेज होता है इंडिया विक्स का, वो करीब 13 पर है, 12.99 यानी 13 के लेवल पे है। और अभी भी इंडिया विक्स पिछले 3-4 महीनों से उसी के नीचे चल रहा है। 11 का विक्स को बहुत कंसर्न वाला विक्स नहीं होता। चिंता तब होती है जब विक्स 15 के ऊपर जाने लगे, तब जी वो चिंता का विषय होता है। अभी विक्स बहुत कूल ऑफ है, बल्कि विक्स तो इतने कूल ऑफ है कि जो ऑप्शन सेलर हैं उनको तो बेचारों को प्रीमियम नहीं मिल रहा है कि हम सेल करें तो करें क्या, क्योंकि जी इतना विक्स कम है, प्रीमियम इतना कम है कि हमें ऑप्शन सेलिंग में कुछ मतलब पीनट्स हाथ में आ रहे हैं। ओके तो ये ओके कहीं ना कहीं जो लेवल बता रहा है आपका 11.68, अभी मैं लाइव मार्केट में देख रहा हूँ, जी और ये लगभग 0.36% अभी डाउन ही रेट दिखा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक बड़ी ही स्थिरता का दौर दिख रहा है बाजार में मुझे। जी मुझे नहीं लग रहा कि कोई बहुत अनिश्चितता है। 10% 11% जो है वो एनुअल तरीके से ये मूवमेंट का इंडेक्स होता है कि पूरे साल भर में इतना वेरिएशन आ सकता है। तो ये काफी एक रीजनेबल है, और ये ओके अपने लो के पास ही है। ओके ये जो है ओके अपने लो के पास है। पूरे 2024 से लेकर के 2025 के सबका सबसे जो लोएस्ट पॉइंट है वो करीब 8 या 9 के आसपास है, तो उसी के आसपास चल रहा है ये। तो ओके ये काफी विक्स के मामले में चिंता करने की आवश्यकता नहीं, विक्स हमारे बुल्स के फेवर में।
ओके। सर, जैसा कि आपने कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, तो सर इसी के हिसाब से एक गुड न्यूज़ ये भी आ रही है कि ट्रंप और जिनपिंग की जो मीटिंग है वो हो सकती है। कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते जो है दोनों लीडर्स जो हैं वो मिल सकते हैं। दक्षिण कोरिया में शायद मुलाकात हो सकती है सर, और चीन के साथ जो है, जैसा कि आपने कहा कि इंडिया यूएस जो ट्रेड डील हो सकती है उसी के साथ जो है यूएस चीन के बीच में भी जो है कुछ बातचीत हो सकती है। सर, इस पर आपसे हम कमेंट करना चाहेंगे, क्या ये भी एक अहम फैक्टर होगा जो अगले सप्ताह जो है मार्केट को ड्राइव करेगा? देखिए, एकदम ये हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। देखिए, ये सारी जो अनिश्चितता फैली हुई थी इसीलिए और कहीं ना कहीं देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो इसको मार्केट एक इंडिकेशन भी दे रहा है। इंडिकेशन है गोल्ड प्राइस में करेक्शन। अगर आप देखें तो क्योंकि जितनी ज्यादा जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी रहती है, गोल्ड प्राइसेस में एक स्पाइक आता है। और अब अगर आप देखें तो गोल्ड प्राइसेस में एक करेक्शन हो रहा है, उसमें एक प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, जो मुझे लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन है कि जो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी टैरिफ को लेकर या और भी कोई इश्यूज को लेकर के, वो धीरे धीरे कूल ऑफ होती हुई दिखाई दे रही है या फ्यूचर में और कूल ऑफ हो जाएगी। तो ओके। जो जानकार लोग हैं वो पहले ही वहां से अब निकल रहे हैं। वो जो मनी निकलेगी तो वो सीधे मार्केट में ही आएगी। जी, तो जैसा अब दो आप। चीजें यहाँ जी। पर विशाल जी समझ में आ रही हैं। एक तो जी। देखिए, इस पूरी टैरिफ वाले इश्यू में हमारे इंडिया के पर्सपेक्टिव में दो चीजें हुई हैं। एक तो हम अमेरिका के सारी इस टैरिफ के अगेंस्ट खड़े रहे और हमारा बाजार भी खड़ा रहा, हिला नहीं। दूसरी चीज, हमारे चाइना से भी रिलेशन पहले से बेटर हुए हैं, अगर हम व्यवसाय को लेकर के देखते हैं तो। ठीक है। तो अब अगर चाइना के साथ भी टैरिफ वाले यूएस डील का कुछ अगर पॉजिटिव होता है तो मुझे नहीं लगता कि हमारे संबंध जो चाइना से बने हैं वो बहुत जल्दी खराब होंगे। तो ये सारी चीजें जो है आकर के हमारी इकोनॉमी के लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देने का मुझे लग रहा है असर होगा, कि हम चाइना को एज अ कॉम्पिटिटर नहीं बल्कि चाइना को एज अ कोलैबोरेटर कहीं ना कहीं हम देखने की बात निकल के आ रही है। जी सर, जैसा कि आपने कहा कि इंडिया यूएस के बीच जो है ट्रेड डील होती हुई नजर आएगी, तो जिन सेक्टर्स को पहले हम लोग जो अवॉइड लिस्ट में डाल रहे थे, तमाम मार्केट एक्सपर्ट्स कह रहे थे, जैसे कि श्रिम्प हो गया, आईटी हो गया, टेक्सटाइल्स हो गया, इन पे कहा जा रहा था कि हाथ थोड़ा पीछे खींच लीजिए। हम्म। क्या सर अब फिर से इन सेक्टर्स पर ध्यान देने की ज़रूरत है? क्या फिर से ये नहीं, फोकस में आ एकदम जाएंगे? देखिए, एकदम प्राइस एक्शन ऑलरेडी कह रहा है कि इनमें बाइंग स्टार्ट हो चुकी है। अगर हम प्राइस पर वॉच रखते हैं, इन सेक्टर्स के प्राइस सेक्शन को देखें तो वो साफ साफ दिख रहा है। अगर आप देखें आईटी इंडेक्स में, वहां से आपको बॉटमिंग आउट होता हुआ दिख रहा है। उसके अलावा अगर आप टेक्सटाइल का सेक्टर देखें तो वहां भी आपको शेयरों में एक डिमांड आनी शुरू हो रही है। जो एक्सपोर्टिंग सेक्टर्स थे वहां भी आपको डिमांड आनी दिखनी शुरू हो गई है। तो कहीं ना कहीं जो है वो बाइंग इन सेक्टर्स में शुरू हो गई है। और आने वाले समय में मुझे लग रहा है कि इसमें एक अच्छा ट्रैक्शन आ सकता है, और जैसे ही कंफर्म हो जाएगी न्यूज तो फिर तो बहुत ही तेजी से मूव आएगा। तो प्राइस तो आपको पता है कि न्यूज कंफर्म होने के पहले ही मूव करना शुरू कर देती है। तो कहीं ना कहीं जो प्राइस का इंडिकेशन है, जो बाजार हमसे हमसे कहना चाहता है, बाजार जो कम्युनिकेट करना चाहता है, उससे हमें यही लग रहा है कि कुछ पॉजिटिव इसमें सेक्टर में होने वाला है। जी। जी। अब सर, आपने बीच में अपने संबोधन में इस बात को दोहराया था कि कमोडिटीज़ के प्राइस एक्शन को भी देखना चाहिए विशाल जी। वहाँ अच्छी खासी जो है करेक्शन देखने को मिली सर। गोल्ड भी है जो 7 से 10% जो है अपने हाई से जी गिरता हुआ नज़र आ रहा है, और जो सिल्वर की बात की जाए तो वो भी 25 से 26 हज़ार रुपये जो है सस्ता होता हुआ दिख रहा है सर। तो आपसे समझना चाहेंगे सर, बहुत सारे व्यूवर्स ये पूछ रहे थे कि एक तरह से जो फोमो था, फोमो क्रिएटेड था, हाँ, फियर ऑफ मिसिंग आउट वाली बात थी। एकदम लोगों को लग एकदम। रहा था कि नहीं भाई, अब जो सिल्वर को लेकर कई प्रोजेक्शंस मैंने कवर किए थे सर, न्यूज़ में कहा जा रहा था कि अभी जो फिलहाल 50 से 55 डॉलर के बीच जो चल रहा है वो 100 के पार जा सकता है। गोल्ड को लेकर भी भविष्यवाणी की जा रही थी कि भाई 1.5 लाख 2 लाख तक ही जाता हुआ दिखेगा। तो वो फियर ऑफ मिसिंग आउट में लोग जो है लपकते हुए नजर आए सर, और हालत ऐसी हो गई कि ऊपरी स्तर पर जो है निवेशक अब फंस गए हैं। आपसे समझना चाहेंगे पूरे सिनारियो को, क्योंकि आपसे लंबी दिन के बाद चर्चा हो रही है सर, ये हुआ क्या, उसके बाद फिर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। विशाल, देखिए अभी क्या हो रहा था, पिछले 2 महीने से हम लोग भी केवल गोल्ड पे ही बात कर रहे थे, मीडिया चैनलों पे और हर जगह जब केवल गोल्ड आप देखो तो चारों तरफ गोल्ड और सिल्वर की ही बात चल रही थी। जी। और वो भी क्यों ना, क्योंकि बहुत जबरदस्त रिटर्न दिया गोल्ड ने। जनरली इतना, मतलब मार्केट को इसने बीट कर दिया, ब्लू चिप कंपनियों के रिटर्न को बीट कर दिया। एक साल में इतना बड़ा मूव जो है जनरली गोल्ड देता नहीं है, और बहुत अच्छा मूव आया तो चारों तरफ चर्चा हुई। लेकिन ये जो करेक्शन है, देखिए रिटेल की एक खास तौर से एक टिपिकल हैबिट है, मैं देखता हूँ, और बार बार मैं इसमें लोगों को आगाह भी करना चाहता हूं कि जब भी बहुत ज्यादा फोमो क्रिएट हो उस समय आप न एंट्री लें। जब बहुत ज्यादा स्पाइक आ जाए प्राइस में तो उस समय अवॉइड करें। लेकिन कहीं ना कहीं रिटेल साथ उसी समय ज्यादा जगता है और उसी समय जाकर के वो फंस जाता है। जी। रही बात इसकी, तो देखिए गोल्ड और सिल्वर में, देखिए गोल्ड और सिल्वर की कहानी में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। गोल्ड की कहानी अलग है। गोल्ड में अगर किसी ने बाय किया है तो लंबी अवधि के लिए वो निवेश कर सकते हैं डेफिनेटली। उसमें आपको शॉर्ट टर्म तो सोचना नहीं है, आप बल्कि हर गिरावट में उसमें ऐड कर लें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। सिल्वर में, क्योंकि देखिए गोल्ड तो एज अ, अब वो एक सब्सिट्यूट, डॉलर के सब्सिट्यूट के तरीके से लिया जा रहा है।
और वो एक स्टेबल फॉरेन रिजर्व के रूप से इसको लिया जा रहा है। तो आने वाले समय में भी ये लॉन्ग टर्म, आज से 5-10 साल बाद इस रेट से ऊपर ही मिलेगा, नीचे नहीं आपको दिखाई देगा। जी सिल्वर में क्या है, देखिए सिल्वर में ज्यादा इंडस्ट्रियल कंजम्पशन बढ़ गया है इसका। सिल्वर की वैसी चीज नहीं है, लेकिन इसमें इंडस्ट्रियल कंजम्पशन बढ़ गया है। और सिल्वर की अवेलेबिलिटी वैसे तो काफी है, लेकिन उसकी माइनिंग उतनी तरीके से हो नहीं रही है, जी जिसकी वजह से प्राइस बहुत स्पाइक की हुई थी। तो इसमें अभी देखिए मेरे ख्याल से 20-25% का करेक्शन, ऑलरेडी काफी करेक्शन हो चुका है, लेकिन 20-25% का करेक्शन जो है वो ड्यू है। और वो होने के बाद ही आप इसमें निवेश करने की सोचें। जिन्होंने निवेश कर रखा है, मैं फिर से कहूंगा लॉन्ग टर्म निवेशक बन के रहें। हर गिरावट में थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें लेते रहें। तो लंबी अवधि में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को अवॉइड करें। लंबी अवधि में चिंता करने की बात नहीं, ये आपको मिलेगा, क्योंकि आगे भी और इसके इंडस्ट्रियल जो यूजेस है ना, वो सिल्वर के भी बढ़ते जा रहे हैं। तो एज अ इंडस्ट्रियल कमोडिटी इसकी डिमांड आगे भी और बढ़ती जाएगी, दिखाई देगी। जी जी। लेकिन अनिल सर, जिन लोगों के पास सिल्वर ईटीएफ है वहाँ जो है हड़कंप मचा हुआ है। मेरे पास कुछ डेटा है सर, जैसे निपॉन इंडिया का जो सिल्वर जी 20 था, उसका ईटीएफ जो है एक हफ्ते में ही मात्र 19% गिर गया। एचडीएफसी सिल्वर ईटीएफ जी करीब 20% डाउन है। टाटा का ईटीएफ एक सप्ताह में 15% नीचे है। आईसीआईसीआई का जो सिल्वर ईटीएफ है वो भी 16% नीचे है। इसी तरह सर जी एसबीआई का अगर आप सिल्वर ईटीएफ देखें तो वो भी 17% डाउन है। तो वहाँ जी जो है हड़कंप कुछ ज़्यादा ही है। वहाँ समस्या क्या है सर? वहाँ कुछ एक खबरें आ रही थी कि आईएनएवी वर्सेस जो एक्चुअल प्राइस है वहाँ बहुत अंतर आ गया था। सप्लाई को लेकर समस्याएं थी। क्या था ये पूरा मामला सर? आपसे समझना चाहेंगे। एकदम। देखिए सप्लाई को लेकर, देखिए क्या होता है जब फोमो क्रिएट होता है किसी भी चीज को लेकर के ना, थोड़ा सा इस इशू हुआ था इसमें। देखिए फिजिकल जो अवेलेबिलिटी थी, अभी माना जा रहा था कि चाइना बहुत बड़ी क्वांटिटी में होल्ड कर रहा है। देखिए हम जानते हैं कि चाइना जो है वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का बहुत हैवी मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक चीजों में, और स्पेशली जो ईवी सेल्स हो गई या फिर आपके जो सोलर पैनल्स हो गए, इसमें सिल्वर की बहुत अच्छी डिमांड होती है। तो कहीं ना कहीं क्रिटिकल मिनरल्स को एक्युमुलेट करने की जो चाइना की टेंडेंसी है, उसकी वजह से एक शॉर्टेज क्रिएट हुआ है। अगर आप देखें तो लंदन में भी, वहां भी जो है शॉर्टेज क्रिएट हो गई थी सिल्वर की। और अभी दिवाली के टाइम हम जान रहे हैं कि 10-10 हजार, 12-12 हजार, 15-15 हजार रुपए एक्स्ट्रा चार्ज लिया जा रहा था फिजिकल डिलीवरी के लिए। तो फिजिकल डेफिनेटली कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म शॉर्टेज आ गई थी। लेकिन वो एक फोमो मैं कहूंगा, जैसे अभी इस समय ऐसी सिनेरियो नहीं है, अभी रेट गिर रहे हैं तो अभी वो खरीदने वाला नहीं है, अभी किनारे हो गए हैं सब लोग, ठीक है। जी रिटेलर्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। जी तो यहां पर अभी उनको देखिए क्या करना है, जो भी ईटीएफ में निवेश कर रहे हैं या फिर आप म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं इस तरीके की, स्पेशली कमोडिटी की। तो कमोडिटी की एक साइकिल होती है, डिमांड सप्लाई की साइकिल होती है। उस साइकिल को एक तो समझना जरूरी है। दूसरी चीज, अगर आप लंबी साइकिल को देखेंगे तो उसमें आपको चिंता करने की अभी भी आवश्यकता नहीं है। आने वाले समय में इनके प्राइसेस जो है वो फिर यहां से बढ़ेंगे। एक नॉर्मल पुल बैक जरूरी भी था और एक हेल्दी ग्रोथ के लिए आवश्यक भी होता है। जी तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अगर सिल्वर ईटीएफ में जिन्होंने निवेश कर रखा है, गिरावट में थोड़ा और ऐड कर सकते हैं, उनकी एवरेजिंग हो जाएगी और आगे जाकर के फिर ये ऊपर अपने समय में डेफिनेटली ग्रो करेगा। ओके ओके सर। जिस तरह से आपने भी कहा कि गोल्ड को है जो निचले स्तर पर अगर आपको कहीं मिले तो उसको आप एक्यूमुलेट करें। इसी के साथ सर कुछ ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स भी हैं, उनको भी मैं इस चर्चा में शामिल करना चाहूँगा। जैसे जेपी मॉर्गन ने कहा है कि सर गोल्ड की कीमतें जो हैं 2026 में $5055 प्रति औंस तक जा सकती है। और उसके बाद जो है जेपी मॉर्गन साहब का ये भी कहना है कि 2028 तक जो है गोल्ड जो है $6000 प्रति औंस तक जा सकता है। यूबीएस की एक रिपोर्ट आई है सर, यूबीएस भी कह रहा है कि गोल्ड को हर गिरावट में खरीदें। गोल्ड जो है $4700 प्रति औंस तक जा सकता है। उसी के अलावा सर गोल्डमैन सैक्स की भी एक रिपोर्ट है, वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि $4900 प्रति औंस तक जा सकती है। तो अगर सारी बातों का लबो-लुबाब निकाला जाए सर तो गोल्ड पर तो सभी लोग अभी भी बुलिश हैं। गोल्ड पर तो बुलिश होने का सवाल ही, और गोल्ड की ये जो डिमांड है ये काफी लंबे समय तक बनी रही। देखिए गोल्ड में जो प्राइसेस बढ़ी हैं, आपको भी पता है कि अब तो सारी चीजें क्लियर हो गई। इसमें मेन जो रीजन है वो सेंट्रल बैंक्स की बाइंग है। जी जो जो स्पेशली जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, आपका टर्की हो गया और पोलैंड हो गए, इवन रशिया का कुछ इसमें पार्ट है, कजाकिस्तान वगैरह, वो बहुत हैवी मात्रा में खरीद रहे हैं गोल्ड को। रीजन बीइंग कि आपको देखिए स्पेशली जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं उनमें भी गोल्ड की अच्छी डिमांड है कंट्रीज को के फॉर्म में। क्योंकि यूएस डॉलर के ऊपर में ना अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि देखिए तो उनके रेट भी गिरते जा रहे हैं और उसके ऊपर भरोसा कम हो रहा है। और यूएस डॉलर जो है इंटरनेशनल मार्केट में अपनी वैल्यू होता जा रहा है। कहीं ना कहीं इकोनॉमी अमेरिका की, लोगों को लग रहा है कि उतनी स्टेबल नहीं है अब जितनी पहले हुआ करती थी। जी और आने वाले समय में एक खतरा उनके ऊपर आ सकता है, जिसकी वजह से कि जो डॉलर के जो रेट है वो कम हो जाए। और कहीं ना कहीं ये देखिए डी डॉलराइजेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो तूल पकड़ता जा रहा है, वो तेजी पकड़ता जा रहा है। तो उसी के माध्यम कहीं ना कहीं कंट्रीज जो है वो इस मेटल को अपने पास में एज अ सेफ बेट
अपने पास एक्युमुलेट करना चाहती हैं, कल को हो सकता है ब्रिक्स करेंसी कोई अपने आप में या तो डायरेक्ट ट्रेड करना शुरू करें बिना डॉलर के रूट हुए, तो डॉलर को अवॉइड करने वाली जो चीज है वो आगे भी बढ़ती हुई दिखाई देगी आपको। और हो सकता है ये उसी की तैयारी हो रही है, जिसमें कि गोल्ड को जितनी ज्यादा क्वांटिटी में एक्युमुलेट कर लें उतना अच्छा है, ऐसा कंट्री सोच रही है। तो ओके। ये आने वाले समय में इसकी डिमांड बढ़ती रहेगी। ओके। अब सर, अब गोल्ड की बात हो रही है तो इससे रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं उन पर भी चर्चा कर लेते हैं सर। व्हाट अबाउट डेक्कन गोल्ड माइंस, हिंदुस्तान जिंक, मनप्पुरम फाइनेंस एंड मुथूट फाइनेंस, इन सब शेयर पर आपकी क्या राय है? जी देखिए, मनप्पुरम फाइनेंस और मुथूट फाइनेंस, इनका देखिए हमारे यहाँ कोई गोल्ड माइनिंग की कंपनी नहीं है, डायरेक्ट कोई अच्छी बड़ी कंपनी जो गोल्ड माइनिंग में इन्वॉल्व हो वैसी कोई कंपनी नहीं है जो ट्रेड होती है। हिंदुस्तान जिंक और ये इनका सिल्वर का काफी अच्छा काम है, गोल्ड माइनिंग में बहुत कम है। जी। और इसमें जो मुथूट फाइनेंस की बात करें, देखिए वो तो गोल्ड फाइनेंस कंपनीज हैं, तो वो तो उनका अलग तरीके का बिजनेस है, उनका अलग तरीके का ये है। डेफिनेटली उनके पास जो स्टोर है उनकी वैल्यूएशन काफी पहले से बढ़ गई है, तो उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ डेफिनेटली अच्छी हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने गोल्ड लेकर के लोन दिया हुआ है उसके अगेंस्ट में। तो वो उनकी जो सिक्योरिटी वैल्यू है, डिपॉजिट वैल्यू एक तरीके से काफी सेफ हो गए, काफी सिक्योर हो जी। गए। जिन्होंने 1 साल पहले गोल्ड गिरवी रखा और आज तक गिरवी रखा हुआ है, तो उनको तो काफी अच्छा अमाउंट वहां से फायदा होता हुआ दिख रहा है। जी। रही बात देखिए मेटल में, हमारी कंट्री में डायरेक्टली, जैसे मैंने कहा, गोल्ड से रिलेटेड कोई डायरेक्ट कंपनी नहीं है जो कि गोल्ड में माइन करती हो या गोल्ड में ट्रेड करती हो। हाँ, जो ज्वेलरी की कंपनीज हैं इनके भी स्टॉक्स, इनकी भी वर्थ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जैसे जैसे गोल्ड में आपको बढ़ोतरी दिख रही है। अब अनिल तो जो सर। ज्वेलरी, जी। जी जी, उनमें प्लीज़ अच्छा कंटिन्यू कीजिए। आपको जी। अब अनिल सर, चूंकि मार्केट पर बात हो गई, अब कमोडिटीज़ पर बात हो गई, तो सर ऑयल जो है, क्रूड ऑयल जो है, उस पर भी चर्चा करना बनता है सर। देखिए, जिस जी तरह से एकदम। खबरें आई सर कि रूस की जो सबसे बड़ी जो तेल कंपनी है उस पर जो है अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया है। लूक ऑयल और रोजनेफ्ट पर प्रतिबंध लग गया है। इसके बाद देखिए ओएमसी स्टॉक्स जो है वो रडार पर आते हुए दिख रहे हैं। और सर, कच्चे तेल की कीमतों की बात की जाए तो सर उसमें 5% का उछाल आता हुआ दिख रहा है। आपसे समझना चाहेंगे सर कि ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन की जो आफत है, कहीं हमारी और आपकी जेब पर ना आफत पड़ जाए क्या? पेट्रोल की कीमतें जो है वो बढ़ सकती हैं क्या? देखिए अभी बहुत ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। अ, अभी जो रेट मैं देख रहा हूँ वो 61 के आसपास का रेट अभी चल रहा है। तो ये वो रेट नहीं है जिसपे कि चिंता का विषय हो। चिंता का विषय तब होगा जब ये करीब 65-67 के ऊपर क्रॉस करने लगे, तब डेफिनेटली कहीं ना कहीं चिंता का विषय होगा। जी। अ, हाँ, ये बात जरूर है कि जो हमें सस्ता तेल मिल रहा था वहां पर उन्होंने ऑलरेडी एक बैन लगाया, तो उसका एक विकल्प ढूंढने की कोशिश डेफिनेटली गवर्नमेंट करेगी। और उसमें जो हमारे यहाँ की जो कंपनियां हैं डायरेक्टली, अगर आप देखें तो ओएनजीसी वगैरह में डिमांड आएगी। जैसे जैसे ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे तो हमारी जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं उनके शेयरों में आपको एक बढ़ोतरी दिखाई देते हुए मिलेगी। तो यहाँ पर एक अच्छा आपको मिलेगा, जो आपके जैसे ओएनजीसी हो गई या ऑयल जी। इंडिया हो गया, इस नहीं, तरीके रिलायंस को से भी आपको। लेकर भी खबरें आ रही थी सर, और तमाम ओएमसी तो स्टॉक्स रिलायंस, देखिए नहीं, रिलायंस रिलायंस में थोड़ा सा रिस्क है, क्योंकि ये मैक्सिमम जो बाइंग की थी वो रिलायंस खरीद रहा था। जी। जो सस्ता तेल जो खरीद रही थी वो रिलायंस इंडस्ट्री खरीद रही थी। तो कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव इंपैक्ट रिलायंस को देखना पड़ेगा ओके। सडनली ओके। जो। हाँ, अब देखिए जी। पिछला जो रिजल्ट आया रिलायंस का, उसमें बहुत बढ़िया रिजल्ट उन्होंने दिया, क्योंकि उनको तेल बहुत सस्ता मिल रहा था और उनका मार्जिन बहुत बढ़िया था। लेकिन आगे ये मार्जिन मेंटेन नहीं रहेगा जैसा हमें लग रहा है, तो हो सकता है कि फिर प्राइस में उसको प्रीएम्प्ट किया जाए। जी। जी, आपने ठीक भी कहा। और कल भी एक खबर आ रही थी सर, जिसमें कहा गया कि जो रिलायंस जैसी भी जो कंपनियां हैं वो भी अब जो है अपने सेंटिमेंट्स को सुधारने के लिए जो है अब जो सरकार के जो नियम है, कायदा कानून है, उससे मिलकर वो चलने की काम करेगी। क्योंकि जो भारत सरकार ने भी कह दिया है कि जो रशियन ऑयल है उसका जो हम लोग जो है जो खरीदारी है उसको कम करते हुए नजर आएंगे। तो हूबहू ऐसे ही जो है जितनी भी जो कंपनियां हैं वो भी भारत सरकार के नियमों के अनुसार ही चलती हुई दिखेगी सर। तो अब जाते जाते सर शो को वाइंड अप कर रहे हैं। निफ्टी पर सर 30,000 का जो लेवल है वो कितना जल्द देखने को मिल सकता है, इसका जवाब दीजिए। 30,000 का लेवल जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि 30,000 जो है, अगर मैं चार्ट के हिसाब से देखूं तो 2026 के मिड तक हम शायद टच कर सकते हैं इसको। ओके। 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 फिर और हाँ, जी। 2026 तक में, क्योंकि 26,000 है। एक समय के बाद क्या होता है, देखिए 26,000 के बाद जो है ना, मूव तेजी से आते हैं। अगर 10% मूव आया तो 2,500 का मूव आ गया। तो इस तरीके से मान के चलता हूं मैं कि ये जो है आपको
26 में आपको देखने को मिल जाएगा 30,000। जी जी। और अनिल सर, एक और लास्ट सवाल, जिस तरह से अभी जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स को लेकर जो बातें आ रही हैं, या कहा जा रहा है कि या तो सब टेंशन है जो खत्म हो जाएगा, या जो है अनसर्टेनिटी बनी रहेगी, जैसे जिस तरह से कहा जा रहा है कि इंडिया यूएस के बीच जो है वो ट्रेड डील कभी भी हो सकता है, यूएस चाइना के बीच कहा जा रहा है कि बातचीत हो सकती है, तो इस उहापोह की स्थिति में निवेशकों को क्या करना चाहिए? क्या अपने पोजीशंस को हेज करके रखना चाहिए, या कभी भी देखिए अगर खबर आ जाए अनिल सर, तो क्या तो अपर साइड में जाएगा बाजार या डाउन साइड में जाएगा बाजार, तो ऐसे अपनी हार्ड मनी को बचाने का क्या नुस्खा होगा, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे। तो विशाल जी देखिए, ये बात जैसे मैंने आप इसके पहले जो बात कही, जो आपने पूछी कि 30,000 वाला आंकड़ा हम कब छुएंगे, जी तो इसके लिए एक प्री कंडीशन डेफिनेटली यही है कि जब सारी ये जो टैरिफ वाली इशू है वो सॉल्व हो जाए, यूएस इंडिया की जो ट्रेड डील है वो पॉजिटिवली हो जाएगी, तब फिर ये 30,000 तक का आंकड़ा तो टच करेगा। लेकिन अगर जिस तरीके की जियोपॉलिटिकल सिनेरियो ये बना हुआ है ना, अगर कहीं ये इस तरीके से फिर ये उठापटक चलता रहा और ट्रम्प का जो एक तरीके से अनसर्टेनिटी है ये बनी रहेगी, तो दिक्कत आएगी। जी। अब रही बात इसमें कि इसमें निवेशकों को क्या करना चाहिए ऐसे समय में, तो देखिए ऐसे समय में विशाल जी एक चीज मार्केट में देखने को मिल रहा है कि ओवरऑल मार्केट तो नहीं, लेकिन सेक्टोरल मूवमेंट काफी बढ़िया दिखाई दे रहा है। कभी डिफेंस में, कभी पीएसयू में, कभी आईटी में, कभी फार्मा में, कभी आपको बैंक में, इस तरीके से। तो आपको ना, आप देखें तो एक सेक्टर रोटेशन की स्पीड जो है, पहले जो हम बोला करते थे कि 6 महीने में सेक्टर रोटेशन होता था, अभी मैं देख रहा हूं कि सेक्टर रोटेशन जो है हर 3 महीने 2 महीने में नया सेक्टर लीड करने लग रहा है मार्केट को। सर देखिए ना, तो आईटी स्टॉक्स में कितनी गिरावट आती थी, अब कहा जा रहा है कि उसके वैल्यूएशंस अच्छे हो गए। जी, तो मैं दर्शकों को यही कहना चाहूंगा कि जो थोड़े से आपको वर्कआउट और होमवर्क जरूर करना चाहिए। आपको ये जरूर पता करें कि इस समय लीडिंग सेक्टर कौन सा है, और उस पर दाव लगाएं, और उसके हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा रीएलोकेट करें, और हर 3 महीने में जरूर उसको एक बार रीएलोकेट कर लिया करें। जी अनिल सर, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती। जी आप प्लीज ऐड करिए, कुछ कह रहे थे। नहीं, बस एक लास्ट चीज मैं बोलना प्लीज। चाहता था, क्योंकि अब तो मेरे अनुभव से बता रहा हूं कि पिछले 15-16 सालों में इधर एक चीज दिखाई दे रही है अनुभव में, कि अभी जो है आपका अब वो समय चला गया कि आपने एक सेक्टर में खरीद लिया और कोई 2-4 साल तक बैठे रहे। अब वो चीज नहीं रह गई है मार्केट में। जी। मार्केट में आप पोर्टफोलियो को थोड़ा सा रीबैलेंस करते रहना पड़ेगा लीडिंग सेक्टर्स के हिसाब से, तो आप जो है बेटर रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। बस आपका कहना है कि साफ सफाई करते रहे अपने पोर्टफोलियो की। एकदम जी, एकदम। चलिए, बहुत शुक्रिया अनिल सर, आपने अपना बहुत कीमती समय निकाला, तमाम विषयों पर बहुत ही बेबाकी से अपनी राय रखी, और इसी तरह आप जुड़ते रहिए हमारे साथ। अब जाते जाते अगर आपका कोई डिस्क्लेमर हो सर, तो वो भी दे दीजिए। ये जो भी मैंने शेयर बात की है, इनमें मेरा पर्सनल कोई इंटरेस्ट नहीं है, और हमारे क्लाइंट का डेफिनेटली हो सकता है, मेरा पर्सनल कोई इंटरेस्ट नहीं है। थैंक यू सो मच अनिल सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, और देखते रहिए मनी 9।